सफलता की देवी बलि मांगती है, समय मांगती है, मेहनत मांगती है। भिलाई टाइम्स एक ऐसा चैनल, यशवंत साहू एक ऐसा नाम जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हमेशा आपने देखा होगा इनको लोगों से सवाल पूछते, लेकिन इस बार किरदार बदले हैं, कटघरे में इनको खड़े करे हैं और आज हम इनसे सवाल पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि इनकी सक्सेस स्टोरी क्या है, कैसा स्ट्रगल रहा है। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में योगेश ऑनलाइन क्लासेस में। बिल्कुल सर। पहला सवाल सर, भिलाई टाइम्स ये नाम कैसे पड़ा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, नाम तो ऐसा था कि इस नाम के पीछे की जो कहानी है बहुत लंबी, बहुत शॉर्ट भी है। लोकल चैनल पे हमें फोकस करना था, लोकल कंटेंट पर फोकस करना था कि जो सेक्टर 1 की कहानी बता सके, सेक्टर 9 की कहानी बता सके, चरोदा की कहानी बता सके, दुर्ग की कहानी बता सके। और भिलाई ऐसा शहर है छत्तीसगढ़ में, मुझे लगता है कि देश का हर नागरिक या फिर हर दूसरा आदमी जानता है भिलाई शहर के बारे में। छत्तीसगढ़ कोई है स्टेट तो वहाँ पे भिलाई भी है, ये जानते हैं हमारे भिलाई स्टील प्लांट की वजह से। तो हमारा फोकस था कि भाई भिलाई के नाम से कोई चैनल होना चाहिए, यूट्यूब शहर वालों का चैनल होना चाहिए जिसपे उनके आसपास की चीज़ें हम बताएं। तो हम बहुत सोचे क्या करें, तो हमने भिलाई टाइम्स रख दिया। अच्छा। और कुछ लोगों ने बाद में कहा कि यार इसको तुमको छत्तीसगढ़ टाइम्स रख देना था। कुछ लोगों ने कहा कि इसको सीजी टाइम्स रख देना था। फिर हमने एग्जाम्पल दिया कि भाई आप न्यूयॉर्क टाइम्स के बारे में जानते ही होंगे, बहुत दुनिया का बड़ा अखबार है, बड़ा अखबार समूह है। तो पूरी दुनिया उसे पढ़ती है न्यूयॉर्क टाइम्स को, और न्यूयॉर्क शहर है अमेरिका का, बट दुनिया पढ़ रही ना जी। तो हमारा भी वही कंसर्न है कि भाई भिलाई टाइम्स जो है भिलाई का है, लेकिन हम इतना मजबूर कर देंगे आपको ऐसा कंटेंट देके कि बस्तर का आदमी भी देखेगा, सरगुजा का आदमी भी देखेगा, राजनांदगांव का आदमी भी देखेगा और गरियाबंद का आदमी, यानी कि एक कोने से दूसरे पूरे लोग देखेंगे। तो बहुत लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से इतना हो गया कि छत्तीसगढ़ के हर दूसरे घर में तो हम पहुँच ही गए हैं, पड़ोसी राज्यों में पहुँच गए। एमपी के लोग देखते हैं, महाराष्ट्र लोग देखते हैं, उड़ीसा के लोग देखते हैं, झारखंड के लोग देख ही रहे हैं। तो सभी आसपास के राज्यों में, हम सीमावर्ती राज्यों में पहुंच चुके हैं, लोग देखते हैं। तो उसके पीछे की कहानी वही है कि कंटेंट हमारा तगड़ा होना चाहिए, इसमें हमारा फोकस ही वही रहता है। उसमें तो कोई दो मत नहीं है, आपको सभी जान रहे हैं, नीचे तबके के लोग से लेकर सीएम पीएम तक भी। और खैर एक कहानी बता दो इससे रिलेटेड, एक छोटा बहुत शॉर्ट कहानी है। मैं एक बड़े शख्सियत का इंटरव्यू लेने गया था, तो जैसे ही उनका गेट का खोला ड्राइवर ने, और पीछे से मैं भी निकला, मैं खुला दरवाजा, तो अरे यशवंत भाई आप आए हो। उनके बॉस सामने हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, उनके बॉस सामने थे। तो उनका बॉस बोलता है देखो यार तुमको कौन नहीं जानता। बोले सर आपका ड्राइवर से लेके, आपका चपरासी से लेके, आपका चौकीदार से लेके आप भी देखते हो भिलाई टाइम्स, यानी कि हर वर्ग को हम टारगेट करते हैं, हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो वही वो किस्सा याद आ गया, इसको लेके सब देखते हैं ये है। अच्छा, कभी ऐसा पॉइंट आया जहाँ से आपको लगा कि यहाँ से चैनल बूस्ट हुआ, यहाँ से ग्रो हुआ, यहाँ से टर्निंग पॉइंट? क्योंकि मतलब इस वीडियो का उद्देश्य ये भी है कि युवा इससे मोटिवेट हो जी। मतलब आज एक चैनल छत्तीसगढ़ के, बहुत खुशी होती है देख के कि छत्तीसगढ़ का आदमी, कोई छत्तीसगढ़ी आदमी इतने बड़े पैमाने पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर आप देखेंगे, मतलब बहुत कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जी। वर्ल्ड वाइड मेरे ख्याल से आप 400-500 रैंक के अंतर्गत आते हैं पूरे। अगर मैं कभी चेक नहीं किया, हाँ सोशल मीडिया में देखेंगे तो काफी 16,70,000 के आसपास है, काफी अच्छा नाम है। और सब्सक्राइबर रैंक में काउंट करें तो जी। तो कभी आपको ऐसा लगा कि हार मान जाना चाहिए? फिर कभी ऐसा लगा कि मतलब यहाँ से यूटर्न मिल गया, यहाँ से बूस्ट मिल गया चैनल को, ऐसा कभी आया मन में फीलिंग? देखो यूट्यूब परीक्षा बहुत लेता है, मतलब उसका जो सिस्टम है ना, वो व्यूज का बड़ा खतरनाक टाइप का है। कभी व्यूज अच्छे चलते हैं तो बढ़िया मजा आता है, लेकिन बीच बीच में वो परीक्षा लेता है कि आप कंटेंट काम नहीं कर रहे हो तो आपके व्यूज आपके डाउन कर देते हैं। तो ये एकदम सही बात है। बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे साथी हैं जो बोलते भी यार व्यूज नहीं आ रहे यार, वीडियोस अच्छा बना रहा हो तब भी व्यूज नहीं आ रहे। वो यूट्यूब परीक्षा लेता है जी, पेशेंस का टेस्ट हो जाता है। हाँ, पेशेंस का टेस्ट लेता है। तो हम लोग बहुत पेशेंस के साथ में काम करते हैं। कई बार अभी रेवेन्यूज डाउन कर देता है, अमेरिका और उनके बीच में कुछ चल रहा है अभी, यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है, तो उससे भी रेवेन्यू डाउन हुए हैं। तो हम उनके रेवेन्यू पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहते, मतलब अपने सोर्सेज हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, जो कमर्शियल ऐड है उनके थ्रू। तो कभी ऐसी हार मानने वाली स्थिति नहीं रही, बस ठीक है यार यूट्यूब की व्यूज़ नहीं आ रहे तो हम और मेहनत करते हैं, तो हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं, कुछ क्रिएटिव करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। तो हार कभी नहीं माने, मेरी पूरी टीम बैठी हुई यहाँ पे, कभी हमने कभी ये नहीं कहा कि यार अब ये नहीं करते वो नहीं करते, और कुछ नया करने की कोशिश की है। एक काम करो, उससे मज़ा नहीं आ रहा तो दूसरा ले आते हैं, तो दूसरा टेंशन पैदा कर देते हैं हम लोग खुद। मतलब इससे युवाओं को ये सीख लेनी चाहिए कि जिस भी आप फील्ड को पकड़े, जिस ट्रैक में है, निरंतर आगे बढ़ते हैं, करते रहिए। कभी मन करता है कि गिव अप कर दें, हाँ नहीं, गिव अप करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बेकार चीज़ है गिव अप का। स्ट्रगल करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल सक्सेस मिलेगा, मिलता ही भैया। मेहनत करोगे ना तो रिजल्ट मिलता ही है, कम मेहनत करोगे कम रिजल्ट आएगा, अच्छा मेहनत करोगे अच्छा रिजल्ट आएगा, एकदम स्वाभाविक सी बात है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो कंटेंट है वो बाकियों से अलग हो, वही हमारा मेहनत है, और हमारा कंपटीशन हमारे खुद से होता है। हाँ,
ऐसा कभी हुआ है? देखिए अभी हाल फिलहाल की घटना थी, बस्तर के बहुत जाने माने पत्रकार थे जी, मुकेश भाई। हाँ हाँ मुकेश सर। और कभी ऐसा हुआ मतलब जैसे उन पत्रकार के साथ घटना हुई, आपको किसी पॉलिटिशियन ने कभी धमकी दिया हो, कोई ठेकेदार ने धमकी दिया हो ऐसा, क्योंकि आपका क्षेत्र ऐसा है कि आपका काम है सच दिखाना, हाँ, उससे आप पीछे हट नहीं सकते, तो कभी ऐसा धमकी या ऐसा कुछ पॉइंट? होता है। अब पहले बहुत होती थी, मतलब पहले लोग नहीं डरते थे। हाँ। अब पता नहीं शायद डरते ज्यादा है, आजकल फोन आने बंद हो गए। अच्छा। धमकी चमकी फोन पहले बहुत आते थे। दबाव ऐसा लगता हो कि अब यशवंत साहू ज्यादा पावरफुल हो गए हमसे। हाँ, नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो अब नहीं करते फोन। मालूम है कि यार इनको कुछ छेड़ देंगे तो फिर चीजें और बिगड़ मच जाए, जी जी। तो वो शांत हो जाओ, ज्यादा अच्छा है वो सामने वाले के लिए। तो पहले बहुत आते थे, एक दो बार तो हमले भी हुए हैं। यहाँ पे एक अच्छा चोट भी? हाँ, गजनी टाइप का। तो यहाँ पे ना निशान भी है, 7-8 टाके लगे थे। जी जी। यहाँ पे रॉड लगे हुए हैं। तो ये सब हालांकि दैनिक भास्कर में जब था तब के एपिसोड के हैं, तो खबरों को लेके जो डेयरिंग के साथ हम लोग काम करते हैं, डरते नहीं है, क्या डरना, किससे डरना, तो उसका अंजाम भी हमको भुगतना पड़ा है। लेकिन ठीक है, वो क्या ही कर लेंगे जी, इस टाइप का। तो बहुत सारी धमकी चमकी मिलते रहते थे, अब नहीं आती धमकी चमकी, अब स्मूथली चीज़ें चल रही हैं। और ऐसा नहीं कि हमने अपना एग्रेशन खत्म कर दिया। अच्छा। आज भी उतने एग्रेशन के साथ में काम करते हैं, आज भी हम उतने ही एग्रेशन के साथ में मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो सिस्टम का करप्ट सिस्टम हो या फिर करप्ट भ्रष्ट ठेकेदार हो या फिर कोई भी हो। अच्छा। बोलना है तो बोलना है और लिखना तो लिखना है। दमदारी के साथ लिखते हैं, दमदारी के साथ दिखाते हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, दिखाते हैं। तो डरते नहीं है, टेंशन नहीं है। लड़के लोग हमारे एकदम डेयरिंग बाज हो गए। चलिए बढ़िया। कभी मतलब आपको ऐसा कोई मोमेंट? अच्छा, एक चीज सवाल से हटके, यूट्यूब की इनकम की बात की, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं कि हमारा भी एक यूट्यूब चैनल है, कि क्या इनकम होता होगा, कितना होता होगा? क्योंकि पहले आप बताओगे। 2 लाख सब्सक्राइबर आपके हैं, आप मेरे तो 7 गुना है, तो आप पहले आप बताएं। देखो इतना पैसा आ जाता है कि काम चल जाता है, ढंग से कपड़े पहन लेते हैं, ढंग से घड़ी पहन लेते हैं, ढंग से मोबाइल चला लेते हैं। हाँ। हमारे पास मोबाइल्स में ही शूट करते हैं, कैमरा अच्छा। नहीं लिए हम लोग। और स्टाफ की पूरी टीम की सैलरी निकल जाती है। अच्छा है पर्याप्त, ठीक। मतलब कुल मिला के बताना नहीं है, बताना लड़कों से पैसा पूछा नहीं जाता और लड़कियों की उम्र नहीं पूछी जाती, तो उसको कायम रखना चाहिए। खैर ये बात है, मतलब सबका चैनल अलग अलग होता है, जैसे मुझसे भी कई स्टूडेंट्स पूछते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज में देखा हूँ कि वो कोई वेबसाइट है जिसमें बताते हैं कि सोशल बिड करके एक चैनल है। हाँ, उसपे कभी मैं भी देखा, इतना रिवेन्यू है उस हिसाब से तो मैं अरे 10 से 15 लाख रुपए मेरा दिखाता है। 10 से 15 लाख रुपए महीने के यशवंत, मतलब भिलाई टाइम्स की अर्निंग है करके। यार ये कब हुआ? मतलब मुझे ये पैसा कहाँ जा रहा है, फिर सोचता हूँ। उस हिसाब से मैं अरबपति और आप तो फिर मुझे यकीन नहीं होता कि यार ये देखो, ये 10 से 15 लाख रुपए दिखा रहे हो, तो ये कहाँ जाता है पैसा? आता तो बहुत कम है। ऐसा है। और खैर कभी कैमरे के पीछे की मजेदार घटना, क्योंकि हमेशा आपको कैमरे के सामने देखते हैं। हाँ। कैमरे के पीछे आप किसी टीम मेंबर्स की हो गई, ऐसे कुछ मजेदार घटना कोई? बहुत सारी कहानी है। मतलब देखो 2011 से 21 तक दैनिक भास्कर में रहा, तो भास्कर की भी बहुत सारी कहानी है। भिलाई टाइम्स जब शुरू किए तब की बहुत सारी कहानी है। मेरी वाइफ और मेरे साले साहब ने शुरू किया था, शिल्पी और आदित्य ने। अच्छा। और मैं तो 2021 में ज्वाइन हुआ फाइनली इनके साथ में, और उसके बाद से यूट्यूब पे हम शुरू किए। तो कहानी किससे बहुत सारे हैं। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, वो बार बार हर बार बताता हूँ इस चीज़ को, कि डेडिकेशन इससे आपको झलकेगा कि किस लेवल का डेडिकेशन होना चाहिए। एक अवैध शराब की स्टोरी करनी थी, स्टिंग ऑपरेशन करना था। अब ऐसा हुआ कि कोचिया को पकड़ना था। जामुल के पास सुरडुंग है, एक जगह है नहर के किनारे। हाँ, सुरडुंग नहर के किनारे वो शराब बेच रहा था। कोचिया। अच्छा। अभी स्टोरी करनी थी, तो उस टाइप का गेटअप बनाया, बहुत देहाती लुक नजर आया। अच्छा। और चप्पल लप्पल पहन लिया, शर्ट का जेब फाड़ दिया ताकि लगे साला बहुत मंदाच आदमी है। तो ये फील करानी भी थी। तो स्टोरी करने के लिए चले गए। उसके बाद मोबाइल को भी यहीं आसपास ही रखे थे। अच्छा। बहुत स्टिंग ऑपरेशन ही था वो। बहुत सस्ता फोन रखे थे, बट दारू लेते समय वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा। अब वापस जाकर देखे वीडियो आया कि नहीं आया। अरे यार वीडियो नहीं आया है। अब क्या करें? तो दारू क्या करें? तो बोले एक काम करते हैं, इसको दोबारा जाना पड़ेगा। अच्छा। अब दोबारा जाएंगे, बिना मारे जाएंगे, मतलब बिना पिए जाएंगे तो शक करेगा कि बार बार क्यों आ रहे लेंगे। अच्छा। एक काम करते हैं, इसको पी लेते हैं, और पीने के बाद जाएंगे तो उसको शक भी नहीं होगा कि यार पी के आया है तो खत्म करके आया है, तो दोबारा चाहिए उसको। तो हम लोग दारू, मेरे साथ जो था फोटोग्राफर जो स्टिंग के साथ में था, वो नहीं पिया। मंगलवार का दिन था, तो बजरंग बली का भक्त है वो। अच्छा। उस दिन नहीं पिया। अब अकेले मुझे पीना था। अच्छा। थोड़ा सा मुंह को गंदा करने के लिए, मुंह में स्मेल लाने के लिए, वो देसी दारू था इतना बड़ा, उसको नड्डा के साथ पिया था मैं। ये याद है, पहली और आखिरी। और उसके बाद दोबारा हम लोग गए उस जगह पे। ये ऐसा लग रहा है कि यशवंत सर यहाँ पे कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, वैसे शराब पीता नहीं मैं।
तो उसके बाद फिर हम लोग दोबारा स्टोरी करने गए, स्टिंग करने गए और पूरी बहुत अच्छे से स्मार्ट तरीके से स्टिंग किए और वापस आया शाम में। तो दोपहर में घर जाके थोड़ा सोया, नशा कर लिया था भाई, एक छोटा सा बोतल खत्म कर लिया था मैं। तो फिर जाके थोड़ा सा नहाया धो के रेडी होके ऑफिस आया, फिर स्टोरी सबमिट किए और अगले दिन जब खबर छपी तो 10-15 लोग अरेस्ट हुए थे, कुछ ही लोग। एसपी साहब मुझे याद नहीं आ रहा, एसपी साहब खरे साहब थे शायद, मिश्रा जी थे, प्रखर मिश्रा साहब थे एसपी। तो उन्होंने बढ़िया रेड मारे, पेपर में छपा था बड़ा सा, उसके बाद रेड मारकर उनको जेल भेज दिए, पकड़ा गया उनको। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो वही था पकड़ वो करने वाले, स्टिंग ऑपरेशन करने वाला। तो ऐसी कहानी है। एक बार टेट का वो आया था, फॉर्म आया था एकदम शुरुआत में 2011 के आसपास, 12-13 के आसपास होगा। अच्छा, पहला टेट कब हुआ था? 12-13 में। खैर उस टाइम मैं तो स्कूल में था, उस समय 10वीं 12वीं। 2012 में तो पोस्ट ऑफिस से फॉर्म बिकते थे उस समय, शुरुआत पोस्ट ऑफिस वाला। तो उस समय दैनिक भास्कर में एकदम ट्रेनी रिपोर्टर था। अच्छा। मेरी जिंदगी का पहला स्टिंग ऑपरेशन था वो। अच्छा। और भास्कर में राजनांदगांव में था, तो छोटा सा फोन था सैमसंग का, कीपैड वाला, उसमें स्टिंग किया था मैं सुबह सुबह जाके। पोस्ट ऑफिस में 400 रुपए के फॉर्म को बहुत 1500-2000 तक में फॉर्म बेचे। उस समय फॉर्म की डिमांड भयंकर थी ना, शुरुआत की बता रहा हूँ कहानी। तो लोग एकदम मारा मारी, सुबह 4 बजे तक लाइन लगती थी ना, सुबह 4 बजे से लाइन लगती थी, भैया जानते होंगे। तो उसमें गए पोस्ट ऑफिस से एक आदमी जो बुक डिपो वाला था, वो उसने फॉर्म खरीदा और राजनांदगांव के गौरी नगर इलाका है, राजनांदगांव में स्टेशन पर गौरी नगर, वहाँ उसने, उसका नाम नहीं लूंगा बुक डिपो का, मैं जानता हूँ, अभी भी याद है मुझे। तो वहाँ से उसने 1500-2000 फॉर्म बेचना शुरू किया। मैंने उसको स्टिंग ऑपरेशन किया, भास्कर में फ्रंट पेज खबर छपी और लाइव पे पहले स्टिंग था, यशवंत साहू साथ में स्टिंग ऑपरेशन की खबर छपी और उसके बाद अगले दिन उसका इम्पैक्ट भी दिखा। अच्छा। उस आदमी को 151 यानी कि प्रतिबंधात्मक धारा में उसे जेल भेजा गया। अच्छा। अब स्टेशन पारा गौरी नगर बहुत खतरनाक इलाका माना जाता है राजनांदगांव में, श्रमिक बस्ती है, जैसे कैंप खुर्सी पारा है ना, थोड़ा सा वहाँ पे लोग हैं। तो मुझे 1 हफ्ते के लिए छुट्टी में भेजा गया। अच्छा। तुम छुट्टी में जाओ, सुरक्षित रहो। हाँ, तुम छुट्टी में जाओ कुछ दिन, ऐसे करके। एकदम नया नया लड़का था मैं, तो जोश था, बॉस अपन ने जेल भेजवा दिया एक जन को, ऐसे करके। तो भी एक अलग ही जोश था। तो 1 हफ्ते बाद वापस गया, फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई। तो ऐसे बहुत सारे स्टिंग्स हैं, मुझे याद है। एक रेलवे में किया था, आरपीएफ के 2 जवानों को पकड़ लिया था। वो नींबू वालों से, मिर्ची धनिया सब्जी वालों से 55 रुपये ले रहे थे। अच्छा। छोटा सा स्टिंग था, 55 रुपये बहुत विषय नहीं था, लेकिन हाँ उनका रोज का था परेशान करना लोगों को करना। तो उन दोनों का, आरपीएफ के दोनों जवानों का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया था। तो वो दोनों सस्पेंड हो गए। ऐसे बहुत सारे सस्पेंड, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम बहुत हुए, शिकार बहुत हुए, मतलब ये लोग इसमें सिस्टम के खिलाफ जो चीज़ें करेगा उसको अपन रखड़ ही देते हैं उसमें। ऐसे किस्से कहानी बहुत सारी हैं, तो याद करना पड़ेगा। आरटीओ का मुझे याद आ रहा है किस्सा। आरटीओ वाले में पकड़ा ही गया था मैं स्टिंग करते करते। उसमें भी वही था कि आरटीओ चारामा चेक पोस्ट पर चीज़ें चलती हैं, अभी भी चल रही हैं वो चीज़ें। टोकन होता है, पैसे लिए जाते हैं। तो वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करने गए तो हम दोनों पकड़े गए थे, हम लोग पहचान गए थे। तो फिर उस समय जो पत्रकार को ना थोड़ा सा तिगड़म होना चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ समझ आएगी कि तिगड़म कैसे होना चाहिए। कि तत्काल मुझे पकड़ लिए, तुम क्या करने आए, कौन हो करके। तो मुझे 1-2 गांव के नाम मालूम थे कि आगे कौन सा गांव है। अच्छा। तो मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, भैया हम लोग गाँव जाना है और शादी में जाना है, ऐसे करके थोड़ा सा एकदम देहाती लुक में था। सुबह से निकले थे हम लोग, तो वहाँ पे भी ना वो तिगड़म काम आ गया। नहीं तो पकड़ा जाता, और पकड़ाने के बाद पता नहीं जेल वेल भी कर डालते कि यार ये सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहा है। हालांकि कर रहे हैं वसूली उन लोग 2 नंबर का, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन कर रहा था। अगले दिन जब खबर छपी फ्रंट पेज में, तो उसका अलग अलग आनंद था। जिसपे जब मेहनत होती थी ना, मेहनत होने के बाद जब खबर छपती थी, खबर दिखता था, तो उसके बाद जो शहर में एक माहौल होता था, नाम होता था, तो उसका अलग ही नशा है। अखबार लाइन में बाईलाइन आना खबर में बड़ा मजा आता है। जैसे इसमें हम लोग वीडियो में दिन भर दिखते हैं। जी। तो अखबारों में पत्रकारों को लोग नहीं जानते कि यार ये कौन है, ये कौन है, नाम तो छपता है लेकिन बड़ा पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था अखबारों में। लेकिन हाँ, शहर वाले जानते हैं कि यार कोई यशवंत साहू है, खबर लिखता है दैनिक भास्कर में। तो 14 में मैं भिलाई आ गया फिर। अच्छा। एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर। खैर काफ़ी लंबी कहानी है। आमतौर पे लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं, फाइनल रिपोर्ट की, हाँ भिलाई टाइम्स बड़ा चैनल है, उनको ये लगता है लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ कि यार बहुत जल्दी ग्रोथ कर लिया, बहुत जल्दी ग्रोथ कर लिया। लेकिन उससे पहले 10 साल के, आप जैसे बताया दैनिक भास्कर 2011 से 21 की कहानी कोई नहीं जानता। जी बताइए, दैनिक भास्कर में काम किया, शायद कोविड टाइम से फिर आपने ये कोविड के बाद, हाँ कोविड के सेकंड फेज में हमने स्टार्ट किया। पहली रिपोर्टिंग, पहला वीडियो मेरी लाइफ का, जिंदगी का था। राजनांदगांव दुर्ग अंजुरा बॉर्डर पर जब चेक पोस्ट सेकंड फेज वो क्या बोलते सेकंड लॉकडाउन लागू हुआ, तो एक एक गाड़ी आने जाने वालों से पूछताछ होती थी, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। तो वहाँ पे मैंने पहली बार रिपोर्टिंग की थी। एक आरक्षक का इंटरव्यू लिया था। मतलब सोचो, आरक्षक लोग अलाउ नहीं होते इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन वो जो बेचारा चेकिंग कर रहा था, मतलब मुंह में मास्क पहना था, दोनों हाथ में माइक पकड़ा था, ऐसा मैंने स्टोरी किया था। वो पहली स्टोरी थी मेरी जिंदगी की भिलाई टाइम्स में। उसके बाद चीज़ें चलती गई स्मूथली, धीरे धीरे टीम बढ़ती गई। अब 7-8 लोग की टीम है और सारे बहुत शानदार रिपोर्टर है हमारे पास। अच्छा, खैर पत्रकारों का काम है सच दिखाना, है ना, कैसा भी फील्ड है।
एक पत्रकारों पर इल्जाम लगता है कि ये ब्लैकमेलिंग का काम होता है, हाँ। टीआरपी के लिए वीडियोस लगते हैं, तो कभी आप पर ऐसा इल्जाम लगा हो या इस मैं संबंध में देखो, क्या बोलना चाहिए? मैं ये फिलोसफी के काम करता हूँ कि यार किसी के कनपट्टी में बंदूक मत रखना और किसी के गर्दन पर छुरी मत रखना, ये की स्टोरी के लिए। तो हम लोग, हमारी टीम में किसी भी पूछ लो, मार्केट में भी पूछ लो, हम लोग अभी इस पे काम ही नहीं किए। जो खबर है वही हमने दिखाया, कि अलग से कोई ब्लैकमेलिंग करने की नियत से किसी के खिलाफ आज तक खबर नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई किसी कि ये पैसा दो नहीं तो खबर छाप देंगे, खबर दिखा देंगे, आज तक नहीं। रिकॉर्ड है, भिलाई शहर में कहीं भी पता कर लो। तो कई लोग हैं पत्रकार हमारे जो जिन्होंने बिरादरी को बदनाम करके रखा हुआ है, जैसे आप सोचिए, आप सवाल कर दिए, तो ये होता है तभी तो सवाल आया ना। हाँ जी, क्योंकि मैं खुद सरकारी संस्था में काम किया हूँ, तो आपको मालूम होगा। हाँ, तो कैसे कई लोग ऐसे आते हैं, तो बहुत उनके पीछे भी मजबूरी होती है उनकी, वो या तो अपने प्रोफेशन को ढंग से जी नहीं पाए होंगे, वो ऐसे लोग होते हैं। ये लोग फ्रस्ट्रेशन वाले लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए। इसके अलावा एक बड़ा रीज़न मुझे नज़र आता है एक नशा, जो नशे की गिरफ्त में हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी हो गए हैं या फिर हुए थे। जी। तो वो भी एक मजबूर हो जाते हैं परिवार चलाने के लिए। सैलरी इस लाइन में बहुत कम है। जो इस लाइन में आ गए हैं तो रेवेन्यू का बड़ा मॉडल है ये, लेकिन आपको उस तरीका बदलना चाहिए, उनका तरीका गलत है। तो ये है कुछ लोग जिन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है। खैर हर फील्ड में ऐसे स्मॉल मार्जिन तो रहते ही हैं, सब जगह सिस्टम, और पत्रकारों का काम ही है सच दिखाना, और कभी कभार ये काम के बदले जो कीमत चुकानी पड़ती है वो जान भी बड़ा मुश्किल हो जाती है। हमारे मुकेश भाई मतलब ऐसा था कि उनके पास जो वीडियो एडिटर थे वो हमारे यहाँ ट्रेन होके गए थे। अच्छा। मुकेश भाई का फोन आया था अभी जब उनका वो हुआ एक्सीडेंट, जब मर्डर हुआ उनका, तो उसके कुछ महीने पहले उनका वीडियो एडिटर यहीं से ट्रेनिंग लेके गया हमारे यहाँ से। अच्छा। मुकेश भाई का फोन आया था, यशवंत भैया, वो दादा बोलते थे, दादा जी, यशवंत दादा, वो एक एडिटर भेज रहा हूँ, उनको सिखाना अच्छे से करके। हमारे नागेंद्र और अजय ने उनको ट्रेन किया, और जब खबर मिली तो मैं तो सन रह गई इसी जगह पर बैठ के। स्टोरी मतलब मेरे पास से शब्द नहीं निकल रहे थे मैं जब बता रहा था, क्योंकि मुकेश भाई ऐसा था कि जब भी फोन करते थे, दादा बस्तर बीजापुर आओ ना, मतलब बस्तर तो नहीं बोलते, बीजापुर आओ। वो बीजापुर के रहने वाले थे। तो हम लोग भी मतलब बहुत अच्छा रिपोर्टर था। मैं बस्तर में सिर्फ 2 चैनल देखता था अभी भी, बस्तर टॉकीज, रानू भैया का बस्तर टॉकीज और बस्तर जंक्शन। क्योंकि मैं भी पिछले साल जब बस्तर दशहरा में पार्टिसिपेट करने, मतलब वहाँ मनाने गए थे, एंजॉय करने गए थे, घूमने गए थे, उस समय मैं बात भी किया दोनों पत्रकारों से। मैं काफ़ी समय से, बस्तर एक इंटरेस्टिंग जगह भी है, अलग ही, और उन्होंने अपने कैमरे से दिखाया, अपने नजरिए से दिखाया, तो और मजा आता कि यार ये चीजें ऐसी है, वो चीजें वैसी है करके। नक्सल बेस्ड स्टोरी जो रहते हैं, इंटरव्यू रहते हैं, मैं काफी समय से फॉलो करता हूँ, मेरे लिए भी एक, और दोनों निडरता के साथ काम करते थे, मतलब रणवीर करते ही हैं, मुकेश भाई भी उसी निडरता के साथ, उसी लिए उनकी जान भी चली गई। हालांकि इसमें कार्रवाई हो रही है, सब गिरफ्तार तो हो ही गए हैं। अब देखो आगे क्या उसमें न्याय चाहिए, कैसे न्याय मिलता है उसमें आगे। खैर मेरा जो 4-5 साल का अनुभव रहा है, और लोगों को लगता है योगेंद्र सर पैसे कमा रहे, बहुत फॉलोअर है। पैसे का तो पता नहीं, बट मैंने प्यार बहुत कमाया ऑडियंस का। हाँ, 2 लाख आपके बारे में जैसे मैं बात करता हूँ कि भैया हमारा, आप मेरे जैसे बिलासपुर गया अभी हाल फिलहाल में, तो वहाँ मुझे बोलते हैं आप क्या योगेंद्र साहू कोई है? हाँ योगेंद्र साहू है, भिलाई 3 चौरदम रहते हैं, उनका बताया। तो बढ़िया, उनका तो टॉप भी किए ना, बोले हाँ बहुत बार टॉप किए हैं। तो आप तो खुद एक बार व्यापम के नंबर 1 टॉपर थे, नौकरी भी रिजाइन करके आए हुए, 10-15 एग्जाम निकाल ही चुके। तो ये आपने क्रेडिबिलिटी कमाया है, वो आप उसका आगे, जरूरी नहीं कि हर चीज पैसे के लिए की जाए, कुछ नाम होता है, कुछ काम होता है, और उसी के लिए बदौलत आप आज यहाँ पे हो। कभी कभार कुछ काम पैसे के लिए नहीं, पैशन के लिए किया जाता है, और लोगों को लगता है कि यार गवर्नमेंट जॉब छोड़ के कोचिंग सेंटर में आए तो शायद पैसे के लिए आऊंगे। नहीं, उस समय 2,500 की इनकम होती थी जब मैं रिजाइन दिया था। तो खैर पैशन था, इसलिए इस काम को कंटिन्यू कर पाए। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ यशवंत सर की कहानी नहीं है, सभी की यही कहानी। बिल्कुल, मतलब युवाओं को लगता है कि बहुत ऐश है, बहुत मजा है, लेकिन वो सब मेहनत करने के बाद ही उस स्टेज तक पहुंचेंगे। बिल्कुल, एक ही लाइन में हमेशा सब जगह ये कहता हूँ कि आप लोग ना बस जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी लाइन में हो, उसमें आप 100% दीजिए, और उसके अलावा दूसरा कोई काम आना नहीं चाहिए आपको, तो मजा आएगा। आपको टेंशन होगा यार ये इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता, तो नौकरी का टेंशन भी रहता है, तो आप करिए, मजा आएगा। बस 100% दीजिए, ईमानदारी साथ करिए अपने प्रोफेशन में, तो हर लाइन में पैसा है, हर लाइन में ग्लैमर है, सब जगह मजा आएगा। बस ईमानदारी साथ काम करिए। भैया हर फील्ड का अपना एक महत्व है जी, और जरूरी नहीं एक आदमी दूसरे फील्ड में अच्छा काम कर सके। सबका अपना एक कंफर्ट जोन है। अगर मछली को कहें कि तैरो मत, तुम पेड़ पे चढ़ो, तो शायद उससे संभव नहीं हो पाए। तो कोई एक फील्ड चुनना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप भी यही संदेश। बिल्कुल, एक अंतिम संदेश कुछ युवाओं के लिए। बस यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है युवाओं के लिए, और देश में भी बहुत संभावना है। बस
ईमानदारी से माता पिता के सपनों को साकार करिए। बहुत मेहनत करते भैया माता पिता लोग। हाँ जी, मतलब आप भी जानते हो कि आप भी जब कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं होंगे। जी, जी। मैं भी उसी परिवार से आता हूँ जिस परिवार में मतलब श्रमिक बस्ती वाला इलाके में रहा हूँ। तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। बस उनका एक ही सपना होता है कि यार मेरा बेटा समाज में कुछ बन जाए, समाज में कुछ अच्छा कर ले। तो उनके लिए कर लिया करो, माता पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब वो चलते हैं ना शहर में तो ये कहते हैं कि यार वो फलाना के मम्मी पापा जा रहे हैं। जी, तो ये उसमें जो आनंद आता है, उसमें जो खुशी होती है वो अलग ही अल्टीमेट लेवल का होता है। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते रहो, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में मत उलझो। क्योंकि आज का ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, मोबाइल सब चीज़ें आ गई, इंस्टाग्राम सब चीज़ सही है, सब करो, यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ईमानदारी के साथ में काम करते रहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ी बात कह दी यशवंत सर ने। आप मोटिवेशन ढूंढते, कई बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ढूंढते हैं। अगर आप अपने माँ बाप का चेहरा देखोगे तो मुझे नहीं लगता फिर उससे और बड़ा किसी मोटिवेशन, हाँ, उससे बड़ा और किसी मोटिवेशन मोटिवेशन की सकता, जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल। आपके माँ बाप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना वो चाहते कि आप सक्सेसफुल हो जाए, उतना कोई दूसरा नहीं चाहता। तो कम से कम आप उनका चेहरा याद कर लेंगे तो सारे दुख तकलीफ आपको हल्के नजर आने अभी लगेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी शिव महापुराण की कथा चल रही थी। जी, जी। पंडित प्रदीप मिश्रा कथा सुना रहे थे, आखिरी दिन था सुबह सुबह, और मैं भी सामने बैठा था, मेरे मम्मी पापा भी थे, मम्मी पापा और चाची भाभी सब लोग थे। सोचिए पंडित जी ने नज़र दौड़ाया, नज़र देखते मुझे दिखे, बोले इनका काम बहुत बढ़िया है पत्रकारिता में, मैं इनके देखा शिव महापुराण। अब सोचो लाखों लोग थे उस जगह में, लाखों लोग। अब वहाँ पे उन्होंने भिलाई डैम का जिक्र किया, मुझे ऊपर बुलाया, स्टेज पर आओ, जी, जी, हाँ, बेलपत्री लो करके। अब वहाँ मेरे माँ बाप बैठे, सोचो अच्छा क्या सीन रहा होगा। वो रो डाले थे, अच्छा रो डाले थे। अब वो कोई कैमरामैन होता तो जरूर दिखाता, जी, जी। लेकिन वो उन्होंने दिखाया नहीं। तो सोचो कितना बड़ा प्राउड मोमेंट था कि उनको लग रहा है कि उनके बेटे को पंडित जी ने बुलाया लाखों की भीड़ में और बेलपत्री दिए। जी, जी। और आखिरी दिन के बेलपत्री के लोग तड़पते हैं। हाँ। उस दिन पंडित जी ने पहला बेलपत्री मुझे दिया, 3 ठो 4 ठो, अच्छा। ये रखो जाओ आशीर्वाद ऐसे करके। जी। तो वो भी सोचो जो माहौल रहा होगा, वो प्राउड मोमेंट रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सफल हो गया हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, वो पल मेरे लिए माता पिता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने उनको दे दिया। ये यही चाहता हूँ मैं हमेशा। चलिए, तो ये थी यशवंत साहू सर की कहानी, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कभी आप सामने से मिले तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़े आदमी हैं, काफ़ी मिलनसार हैं और बड़े भाई की तरह हैं। काफ़ी कुछ सीखा है उन्होंने, मतलब 2-3 साल से तो जान ही रहे एक दूसरे से, काफ़ी करीब से रिश्ता रहा है और काफ़ी मिलनसार। और लोगों को ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी जो सफलता है वो घमंड के तौर पर नहीं सामने आना चाहिए। काफ़ी मिलनसार व्यक्ति, काफ़ी अच्छे व्यक्ति। तो मुझे लगा कि एक बार यशवंत सर को सामने लाया जाए और इनकी कहानी बताई जाए। तो कैसे लगा ये कहानी आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई सवाल हो आपके तो भी आप पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता जी बिल्कुल, ना आपका पैसा जाएगा ना किसी जेब में जाएगा। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बहुत मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो वो बिना हिचक के आप बटन दबा दीजिए। हाँ, ये गारंटी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जय हिंद। बहुत बढ़िया, मजा आ गया।